स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम तीव्र क्लास करने वाले हैं, तेजी से क्लास करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे बैनर पे लिखा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्विंग। तो अभी मैंने लास्ट महीने ही आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक एक करके काफ़ी टाइम लगा के कम से कम 2 हफ्ते क्लासेस चली थी, सिर्फ पी ब्लॉक पढ़ा था। उसके बाद हमने रिविजन भी कर लिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि नया सिलेबस आ चुका है पी ब्लॉक का, तो काफ़ी चीज़ें ना जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से उन्होंने हटा दी हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक दिस आउट बच्चा, ये देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं जेई एग्जाम के लिए, पी ब्लॉक के लिए। कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है जान लो, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जैसे कि पैटर्न चेंज हो चुका है, मैं ये लगा चुकी हूँ। वन सेकेंड, लेट मी टेक द पेन इज हियर। ठीक है, तो पी ब्लॉक में पहले क्या आता था, पहले भी आती थी ये सारी चीजें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जनरल ट्रेंड्स आ रहे हैं, किसमें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, अक्रॉस द ग्रुप, डाउन द पीरियड्स एंड द यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। ये सारी चीजें आपसे आपके एग्जाम में आ रही हैं। पहले इससे थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हुआ करता था। पहले क्या आता था, पहले कंपाउंड्स भी आते थे, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ईच एलिमेंट भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था। पर जो ये आपका जेई वालों का जो नया सिलेबस आया एनटीए द्वारा, इसमें मेंशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्किप आउट कर देते हैं, ठीक है। पर अगर आप वैसे बच्चे जिसको अंदर से अभी भी डर है क्योंकि एकदम नया सिलेबस है कि क्या वो आएगा नहीं आएगा, और आपके पास टाइम है, तो जाके आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। पर इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, नए राशनलाइज सिलेबस से तरीके से पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले, ठीक है। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन, सीधे ही क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं बच्चा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ए पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे ना मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि ये 13th ब्लॉक का है, ये 14th ग्रुप का है, ये 15th ग्रुप का, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना। तो वैसे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि आपका ऐसा दिमाग ना घोड़े की तरह चले, करेक्ट। अब देखो, द कोवैलेंसी पूछी है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली ऑफ बोरॉन इन BF4-R। बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, देखते ही पता लग जाना चाहिए 13th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो उसकी क्या बतानी है, सबसे पहले ये पता चल गया कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। दूसरी चीज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है बच्चा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कोवैलेंसी इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। कोवैलेंसी इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितनी बॉन्ड्स बोरॉन बना रहा है। तो BF4 में कितनी बॉन्ड्स बनाएगा, BF कितनी बॉन्ड्स बनी, 4 बॉन्ड्स बनी। तो कोवैलेंसी तो हो गई 4, कितनी हो गई, 4 हो गई। सिमिलरली इसकी पूछिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, अब देखो इसके ऊपर, पूरे के ऊपर लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो बच्चा आप ऐसे निकालोगे, पहले बोरॉन लिख दिया, यहाँ पे लिख दो F4 और इसके पूरे के ऊपर, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है नेगेटिव साइन, ये है। अब क्या है, जो बोरॉन है उसका मैंने X ले लिया, प्लस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा -1। कितनी फ्लोरीन है, 4 × 4 इज इक्वल्स टू -1। पूरे कंपाउंड पे -1 का चार्ज, तो X पे ऊपर चार्ज कितना आ गया आपका, +3 का चार्ज। तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज योर वैलेंसी, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोवैलेंसी है बच्चा 4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चा 3। आया, इजी कोवैलेंसी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इतना आसान क्वेश्चन था जेई मेन 2023 में, कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। अब देखो फिर से 23 का क्वेश्चन है जेई मेंस का, इसमें पूछी गई कुछ स्टेटमेंट। तो बच्चा मैंने क्या किया है, जो भी तरीके के, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस है ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, पूरी की पूरी आज तक जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो असर्शन रीजन जैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, इसने बोला है बोरॉन एक बहुत ही हार्ड कंपाउंड है, इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी। करेक्ट, ये ग्रुप 13 में मैंने पढ़ाया था कि बोरॉन इज द हार्डेस्ट कंपाउंड, ठीक है। बोरॉन बहुत हार्ड है क्योंकि बोरॉन क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड है, स्मॉल कंपाउंड है, तो वो बहुत हार्ड होता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट
बोरॉन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर ग्रुप। वेरी वेरी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स आर एक्सट्रीमली ट्रू। ये क्या है, फैक्ट से अबाउट बोरॉन। बोरॉन एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा मॉलिक्यूल है, ऊपर से कैसा है, ऊपर से कैसा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल होने की वजह से कैसा होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाता है, जो कि इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये तो फैक्ट्स हैं बोरॉन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, SbCl5 इज मोर कोवलेंट देन SbCl3। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा कोवलेंट है, कौन सा कम कोवलेंट है? मैम याद रखना पड़ेगा कि नहीं, ट्रिक है ना। देखो बच्चा, SbCl5 कोवलेंट का क्या मतलब होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनना। अब जब मैं SbCl5 बनाऊंगी तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है SbCl5 का, बनता है कि नहीं बनता, है ना। अब ये कैसा कंपाउंड दिख रहा है आपको, कोवलेंट दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका Sb लेके आएगा, तो इस तरीके से आपका SbCl5 बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मैम हमें कैसे पता कि कौन सा कोवलेंट होगा और कौन सा आयोनिक? तो बच्चा, कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कब बनता है, जब ज्यादा क्या लगे हो, एटम्स। अब मैं अगर Sb में से अगर मैं इसको आयोनिक कंपाउंड बनाती हूँ, दूसरा क्या आयोनिक, दो ही मेरे पास ऑप्शन है ना, या तो कोवलेंट हो गया आयोनिक। आयोनिक बनाने के लिए मुझे Sb में से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितनी आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये तो फीजिबल बच्चा है ही नहीं। तो आप इसे समझ के पी ब्लॉक क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सच बता रही हूँ। तो ये +5 मेरे को इलेक्ट्रॉन्स निकालने में तो बहुत मुश्किल होगी, तो ये तो भाई इतनी एनर्जी लग जाएगी कि आयोनिक कंपाउंड तो भूल ही जाओ। दूसरा क्या है, ये कंपेयर कर रहा है SbCl3 से, मतलब अगर Sb+3, जो Sb+3 पॉजिटिव है, अगर मैंने वो बना दिया तो वो फिर भी क्या है आपका, वो फिर भी मैं बना सकती हूँ Sb+3 पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, इसमें से 3 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो जब इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना होगा, इन दोनों में जब मुझे कंपैरिजन करना होगा तो मोर कोवेलेंट बच्चा वो होगा जिसमें से मुझे ज़्यादा क्या इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ रहे हैं। ये आयोनिक कभी भी नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। इसका मतलब यह पक्का मोर कोवेलेंट है देन योर SbCl3, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना फिर भी आसान है 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के भगाने में, ठीक है। तो इसलिए SbCl5 इज मोर ट्रू। नेक्स्ट, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस also tend to be more stable than the lower ones. Higher oxides of halogens. Oxides of halogens कैसी हो जाएंगी, ये भी सही स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा Cl2O, एक ये ऑक्साइड बनाई, ठीक है, एक मैंने ऑक्साइड बनाई Cl2O7, क्या बनाई Cl2O7। ये दोनों क्या है, हैलोजन की ऑक्साइड्स है कि नहीं। एक हैलोजन एक ऑक्सीजन है तो हैलोजन की ऑक्साइड होगी। अब जो हैलोजन की ऑक्साइड है ये वाली, इस पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, है कि नहीं, और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर है +7। तो अब आप एक बात ध्यान रखना कि जो +7 हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये अपने ऊपर रखने में क्या है, ज्यादा समर्थ है, ज्यादा चाहेगा कि मेरे पे +7 चार्ज हो rather than +1। क्यों, इसका एक और बात समझो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने ना इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा एक प्लस का चार्ज। तो ये तो क्या है, बहुत अनस्टेबल है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, ये जो Cl+7 बना, इसमें क्या किया, सारे के सारे ही इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल के फेंक दिया, इसके ऊपर हो गया +7 का चार्ज। तो ये मोर स्टेबल है ना, क्योंकि अब इसकी इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो स्टेबल हो जाएगी। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। तो याद रखना कि हैलोजेंस पे छोटा अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे, हैलोजेंस क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब उस पर छोटा +1 +2 का पॉजिटिव चार्ज दोगे तो वो बहुत अनस्टेबल रहने वाला है, रैदर देन सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दिए। जब सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दिए तब वो स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट। तब वो स्टेबल क्यों, क्योंकि उसकी इनर शेल की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना
वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो हायर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं देन द लोअर वंस। अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। कैसे समझी, रीजन से। क्या मुझे पी ब्लॉक पढ़ने की ज्यादा जरूरत थी, नहीं, मुझे रीजंस पता होंगे तभी। क्या रीजन लगा है यहाँ पे कि मुझे ये ज्यादा कोवेलेंट क्यों SbCl5, क्योंकि Sb+5 एटम बनाना Sb+3 एटम बनाने से ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। सेकेंड, हायर ऑक्साइड्स का क्या बताया कि अब मैंने खुद दिमाग लगा के देखा कि जब मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे देती हूँ क्लोरीन को तो बहुत ही कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल, है ना, बल्कि +7 क्या हो जाएगी, काफी स्टेबल। तो हायर ऑक्साइड स्टेबल होती हैं आपकी हैलोजेंस पे। आई इतनी बात समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, किस पे ध्यान देना है बच्चा, पोलर वर्ड पे सबसे पहले ध्यान दे दो। पोलर वर्ड कौन कौन सा दिख रहा है, मुझे तो ये दोनों ही पोलर दिख रहे हैं, SO2 and NH3। क्यों, SO2 का मॉलिक्यूल कैसे होता है, इस तरीके से होता है SO2, ये दो ऑक्सीजन ऐसे लगे होते कि नहीं होते, और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। अब ये पोलर कैसे, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, सिमिलरली ये भी अपनी तरफ पुल करेगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पर ये पुल कम होगा rather than this pull, so this will be little bit polar molecule. Similarly NH3 में भी तो इसी प्रकार का मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब क्या है NH3 में, ये ऊपर लोन पेयर आ गया। अब N और H में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इस तरीके से आपका जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या, डाइपोल मोमेंट इस तरह डायरेक्शन होएगा टुवर्ड्स योर नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर है। इवन दो ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि कैंसिल आउट हो रहा है, पर ऑक्सीजन बच्चा इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखते हैं, तो ये कैंसिल आउट पूरा का पूरा नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये क्या रह जाता है, पोलर रह जाता है। तो आपका सही आंसर मुझे फर्स्ट ही लग रहा है, SO2 एंड योर NH3 आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बाकी CO2 तो लीनियर मॉलिक्यूल है, वो पोलर हो ही नहीं सकता। CO2 इज अ लीनियर, HCl पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है, और ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, उसके बाद MgO एंड SO2 ये भी नहीं है। पोलर के लिए कोई दो चीजें तो होनी चाहिए ना, मुझे पोलैरिटी दिखाने के लिए, डाइपोल मोमेंट दिखाने के लिए, और सॉलिड्स भी चाहिए मुझे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब है कि इसमें कैसी बॉन्ड होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड जो यहीं पे प्रेजेंट है, इसीलिए आंसर होगा आपका SO2 एंड NH3। ठीक है, अब हम थोड़ी MV60 की बात कर लेते हैं, जिससे कि आप सभी को पता होगा अब तक, तो जिनको नहीं पता उनके लिए है कि वेदांतु कंडक्ट करवा रहा है एक बहुत ही स्पेशल मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप 8 to 12 के बच्चे हैं, और अगर आप नीट या फिर जेई के एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप 9-10 में जो ओलंपियाड्स होते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ओलंपियाड, उसकी किसी की भी तैयारी करें, तो भी ये एग्जाम आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करना है जाके, और रजिस्ट्रेशन करना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, फ्री में रजिस्टर करके आपने जो भी अपनी क्लास, ओलंपियाड या एग्जाम सेलेक्ट किया है, तो आपको वो सिलेक्टेड एग्जाम आपने किया, उसके बाद आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, आप कहाँ रहते हो, या इन ऑफलाइन सेंटर्स में से कौन सी सिटी आपके करीब है, तो आप इन ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके ऑन 9th and 10th दिसंबर को जाके आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चा, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप इसे अवेल कर पाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम है, प्लीज़ ये मत छोड़िए, तो फ्री है,
फ्री है, ऊपर से क्या होगा कि आपका जो भी ऑल इंडिया में जो भी जेई एस्पिरेंट्स है वो सारे एग्जाम देंगे, मोस्टली लोग दे रहे हैं, रजिस्टर करा है बहुत लोगों ने। सिमिलरली नीट भी ऑल इंडिया लेवल पे आपको अपनी रैंक पता चलेगी, ओलंपियाड की आपकी कैसी तैयारी है आपको पता चलेगी, है ना। तो ये अगर आप 8th 9th में ऐसे ही बच्चे हैं, सैटरडे संडे का दिन है, बच्चा 9 10 कोई भी एक दिन सेलेक्ट करो और एक जाके एग्जाम लिखाओ, ठीक है। क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या कुछ भी नहीं पड़ेगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, सिंपल। अब उसके बाद आप उससे क्या अवेल कर सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं फुली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विद इसरो स्पेस ट्यूटर। इसरो में जाने का मौका मिलेगा, अश्योर्ड स्कॉलरशिप अप टू 100%। अगर आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ तो पक्का पक्का आपको 100% वेदांतु के टीचर से पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। विद यू कैन विन ड्रोन्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस एंड 3 months का फ्री सब्सक्रिप्शन टू एवरी वेदांतु ऐप अगर आपने रजिस्टर किया तो। और मैंने बताया ही है आपको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये सब गिफ्ट्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं विच यू शुड बी, तो ये आपके टेस्ट सेंटर्स के नाम हैं आपकी सिटीज़ के आगे, आप देख लो। इसके बाद ये भी है, यहाँ पे भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, अभी ये 3-4 दिन में थोड़ा सा आपको बोलूँगी, आपको थोड़ा पुश करूँगी कि यार एग्ज़ाम दे आओ जाके, डरो मत, एग्ज़ाम से वो डर निकालो। जेई में जो जा रहे हो ना अभी जनवरी में, उससे पहले एक डर निकालने वाला ये टेस्ट दे आओ, मेरी मानो तो। और बहुत सारे टीचर्स का यही कहना है, वो गलत तो आपको कहेंगे नहीं, फ्री का टेस्ट है ना, फ्री हमारा कुछ जा ही नहीं रहा, हमारा क्या हमें तो बस मिल ही रहा है ऊपर से, एकदम पूरा वही माहौल, वैसा एग्जाम, वैसा टेस्ट पेपर्स सब मिल रहे हैं। तो वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गो एंड ग्रैब इट, ओके, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चंस। अब करते हैं हम द करेक्ट ग्रुप ऑफ हैलाइड आयंस which can be oxidized by oxygen in acidic medium। इसमें बोला है ऐसा कौन सा हैलाइड आयन है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। तो जब मैंने आपको रिवीजन करवाया था, मैंने बताया था कि एसिडिक मीडियम में सिर्फ एक ही हैलाइड है जो आपका क्या होता है, रिएक्शन करता है। वो कौन सा है बच्चा, वो है आयोडाइड। कौन सा है, ओनली एंड ओनली आयोडाइड। तो जब मैं आयोडाइड का किससे रिएक्शन करवाती हूँ, H+ एंड O2 से, H+ एंड O2 से, तो मेरा क्या बन जाता है, मेरा बन जाता है I2 + H2O, I2 + H2O। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन से केवल और केवल आपका आयोडाइड आयन ही रिएक्ट करता है और कोई भी हैलाइड आयन रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फिल्ड विद फैक्ट्स, बट बहुत सारी चीजें समझने वाली भी हैं जो अभी हमने करी। पीछे के 3 क्वेश्चन सिर्फ समझने वाले थे, यहाँ पे ही थोड़ा सा फैक्ट आया, ठीक है। अब नेक्स्ट, फॉर कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला गैलियम एल्यूमिनियम क्लोराइड है 4, द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये से क्वेश्चन फ्रेम किया गया इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया गैलियम एल्यूमिनियम और क्लोरीन का, ठीक है। अब पूछा है कि क्या गैलियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन एल्यूमिनियम एंड इज प्रेजेंट एज अ कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट। बताओ, सोच के बताओ, तो आपको क्या लगता है कि ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये स्ट्रक्चर ना आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम है मेरे पास। अब क्लोराइड में एल्यूमिनियम को ही तो लगाती हूँ ना, कितनी बार मैंने एल्यूमिनियम पे क्लोराइड लगा के उसका क्या बनाया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया। पर ये क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल है इसके ऊपर होता है बच्चा नेगेटिव चार्ज, होता है कि नहीं होता, तो इसमें नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो हमारा गैलियम है वो कैसे एक्ट करेगा बच्चा, वो एक्ट करेगा एज योर कटायन। कैसे एक्ट करेगा, एज अ कटायन एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये वाली लाइन भाई एकदम ही सही है, क्या है, एकदम ही सही, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन द सॉल्ट इज +3, नो इट इज +1। क्या है, +3 है कि +1, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, +1 है। फिर एक क्लोरीन फॉर्म्स बॉन्ड विद बोथ एल्यूमिनियम एंड गैलियम, नो, ये तो सिर्फ एल्यूमिनियम से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। गैलियम इज कोऑर्डिनेटेड विद क्लोरीन, नो इट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद क्लोरीन।
है क्या, दिख रहा है कहीं पे कोऑर्डिनेट हुआ हो? अब जब भी ऐसा आपको कंपाउंड दिख जाए ना, तो जितने आपने क्या पढ़े, रिएक्शंस पढ़े हैं या फिर जो भी आपने कंपाउंड्स बनाने सीखे हैं ना, बस उसी तरीके से सोच के जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे कुछ कुछ मिलता जुलता दिख रहा है तो वैसा कंपाउंड बना दो। मुझे पता है AlCl4 कितनी बार बनाया है ना, बनाया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब गैलियम उसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे कुछ कुछ चीजें बंदा आपको, एग्जामिनर आपको टेस्ट करने के लिए देता है कि इसको कुछ आता है कि केवल रट्टा तोता मार के आया है, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, अभी कौन सा ग्रुप है, 14th ग्रुप की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है। तो मुझे पता है 14th ग्रुप में होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही होते हैं, बस इन तीनों का ही है, जर्मेनियम और नीचे लिख देती हूँ टिन, ठीक है। ये चार चीजें दी हुई है। अब मुझे पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऐसे होती है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है एज यू गो अप द ग्रुप, है ना, क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन कार्बन की, क्यों, क्योंकि बच्चा कार्बन कार्बन बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, बहुत ही छोटा एटम है, तो उनकी जो बॉन्ड होगी बीच में कैसी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, क्योंकि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बीच में बना लेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते जाएंगे तो बॉन्ड्स होती जाएंगी लंबी, मतलब कि वीक, ठीक है। जितना छोटा मॉलिक्यूल उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए सही आंसर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, विच इज योर दिस वन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, for electron gain enthalpies of the element, क्वेश्चन पढ़ो, denoted as delta EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बता रखा है। द इनकरेक्ट ऑप्शन इज, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का गलत ऑप्शन कौन सा है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है, नहीं होती बच्चा, नहीं होती, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चा फ्लोरीन कैसा होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, और मुझे पता है कि फ्लोरीन के पास है तो बच्चा 7 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चाहेगा कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाऊं, पर जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो क्या फील करेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कॉज करेंगे, रिपल्शन कॉज करेंगे, है ना, तो वो रिपल्शन की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बल्कि ज्यादा होती है फ्लोरीन से। याद रहेगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी। नेक्स्ट है, क्या सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेलेनियम से ज्यादा होती है, यस, ये तो एकदम सही है, क्योंकि ये कैसा होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, तो जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो सल्फर की ज्यादा होती है सिलेनियम से, करेक्ट। अब इसमें लिखा है कि एस्टेटाइन की ज्यादा होती है आयोडीन से, बताइए क्या ये सही स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया आपसे, तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो हमने बता दिया, ये वाला है, कौन सा वाला है, इनकरेक्ट, करेक्ट पूछते तो अलग बात होती, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लोरीन कैन इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, क्या ये चीज सही है कि क्लोरीन इजीली ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बना लेती है, एंड द प्रोडक्ट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सप्लोड, वेरी वेरी ट्रू, जो भी क्लोरीन की ऑक्साइड्स होती है ना वो बहुत एक्सप्लोजिव होती हैं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस, ट्रू। हम हर ग्रुप की केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिटरमाइन कर रहे थे, जब हम उसके रिएक्शन 3 चीजों से करवा रहे थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड योर हैलोजेंस, है ना, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी ग्रुप हो, उसकी रिएक्टिविटी केवल इन 3 चीजों से ही देख रहे थे, विच इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस, ट्रू स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट, the Lewis acid character of boron trihalides, लुइस एसिड कैरेक्टर आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा लुइस एसिड होता है, तो मैं बताती हूँ, लुइस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर होता है बच्चा
बोरॉन का है ना, तो बोरॉन I3 इज मोर लुईस एसिड, ठीक है, देन बोरॉन Br3, देन योर बोरॉन क्लोरीन 3, मतलब बोरॉन ट्राइक्लोराइड, देन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिड कैरेक्टर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है उसका सबसे कम लुईस एसिड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? मेरे पास बोरॉन है, लुईस एसिड का मतलब होता है, लुईस एसिड का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? डेफिशिएंसी हो। यही होता है ना, डेफिशिएंसी, वो होता है आपका लुईस एसिड। अब जैसे मैंने कंपाउंड बनाया BF3, BF3 क्या करेगा? क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन दोनों कैसे हैं? छोटे छोटे एटम्स हैं, तो दोनों छोटे छोटे एटम्स मिलके ना इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं कि फ्लोरीन के पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बहुत सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लोरीन क्या करता है? अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना बोरॉन को दे देता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है जिसको बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो जितनी ज्यादा, तो ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बोरॉन को, तो बोरॉन के पास जो पहले इलेक्ट्रॉन की कमी थी अब वो उतनी कमी रही नहीं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन इसको फ्लोरीन ने दे दिए, है ना। तो इसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम हो गया, तो लुईस एसिड भी ये कम हो गया। इसीलिए लुईस एसिडिटी का ऑर्डर ये फॉलो होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इस पे क्वेश्चन बन गया। देखो ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट, बोरिक एसिड इन सॉलिड वेयर एज BF3 इज गैस एट रूम टेम्परेचर। बोरिक एसिड क्या होता है? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोरिक एसिड होता है BOH होल थ्राइस, दिस इज योर बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड बोल रहा है कि ये तो बच्चा बोरिक एसिड तो एक सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड, सॉलिड होती है, पर जो आपका BF3 है वो कैसा है? गैस। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बच्चा आपको दिख रहा है बोरिक एसिड में क्या है? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो बोरिक एसिड में बच्चा क्या बना लेता है? वो H बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। क्या होती है? H बॉन्डिंग। बोरिक एसिड के अंदर H बॉन्डिंग होती है जो होती है स्ट्रॉन्ग। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? इसका तोड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाएंगी, मतलब कैसा हो जाएगा? सॉलिड इन नेचर। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल whereas कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, ठीक है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है आपकी न्यूट्रल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है एसिडिक, ठीक है। ये हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में सारी ट्रेंड्स पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। उसके बाद रीजन इसमें दे रखा है क्योंकि CO2 कंबाइन करता है इन विद वाटर इन लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड while CO is sparingly soluble in water, which is also very correct statement. CO2 जो होता है ना बच्चा, CO2 पानी के साथ मिलके पता है क्या बना लेता है? आपका बना लेता है कार्बोनिक एसिड which is H2CO3, ये बना लिया कार्बोनिक एसिड। पर जो CO होता है ना वो होता है आपका sparingly soluble in water, वो नहीं बना पाता। ट्रू स्टेटमेंट, दोनों की दोनों सही स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, कोई आपको इसमें ना क्या पता चल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके? क्वेश्चन सॉल्व करके पहली बात कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझो कि हाँ किस तरीके से मुझे क्वेश्चन अप्रोच करना है। एकदम से तो पूरा चैप्टर हिट नहीं कर जाएगा ना एग्जाम में, अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट्स तो होंगे ही बच्चा, क्योंकि आपकी क्या है इनऑर्गेनिक है, तो जितना पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक और रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3 सोल्यूशन। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड AgNO3 सोल्यूशन से सिल्वर मिरर बना सकता है।
अब बच्चा AgNO3 सोल्यूशन से, AgNO3 का मतलब है Ag प्लस सोल्यूशन, उससे सिल्वर मिरर बनाने का मतलब है कि आपको Ag को किस स्टेट में लाना है, जीरो की स्टेट में। मतलब आपको सिल्वर का क्या करा रहे हो आप यहाँ पे, रिडक्शन करवा रहे हो। अब रिडक्शन करवाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए, मुझे चाहिए हाइड्रोजन डोनर, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपका जो फास्फोरस ऑक्सो एसिड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ कि मुझे इसमें से ये वाला मैं बना के देखती हूँ, H4P2O5, जैसे मैंने H4P2O5 का स्ट्रक्चर बनाया, H4P2O5, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैंने फॉस्फोरिक और मतलब ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस बनाने सिखाए थे। कैसे सिखाए थे, सबसे पहले क्या लिखनी है, जितनी भी फॉस्फोरस है लिख दो, पहली फॉस्फोरस और दूसरी फॉस्फोरस लिख दी। अब उसके बाद क्या है, हर फॉस्फोरस पे क्या लगाना है, एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, इस पे भी और इस पे भी लगा दो, दोनों पे लगा दिया। अब दूसरा क्या करना है, हर फॉस्फोरस पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो चलो वो भी लगा दिया, इस पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। अब जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गए वो अलग अलग जगह पे लगा दो, ठीक है। तो ये दो, अब क्या बच गया मेरे पास, और 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, एक 5वीं ऑक्सीजन बची, तो मैंने इसको ऐसे बीच में लगा दी, और मेरे पास अभी भी 2 हाइड्रोजन बच रहे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस स्ट्रक्चर में क्या मिल रही है, मुझे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिल रही है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बच्चा, यही क्या काम करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यही बच्चा आपका रिड्यूस करवाएंगे Ag को। तो ये H बॉन्ड्स का होना, PH बॉन्ड्स का होना ही आपका रिड्यूस करवा पाएगा, Ag प्लस से Ag0 बनवा पाएगा। तो हमने जो पहला ऑप्शन लिया वही सही निकल गया, तो हम सही कर देते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज योर सेकेंड ऑप्शन, H4P2O5 एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं आपको, स्ट्रक्चर्स बनाने बेटा बहुत ही आसान है। इस तरीके से हर फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो आएगा ही, बाकी जितना भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे उनको आप अपने हिसाब से अरेंज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, स्टैनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर का मतलब कोवेलेंट होता है, हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलर लिखा जाए मतलब कोवेलेंट। स्टैनिन क्या होता है, स्टैनिन इज द हाइड्राइड ऑफ स्टैनस, मतलब टिन का हाइड्राइड, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज योर हाइड्राइड ऑफ, दिस इज योर स्टैनिन, ठीक है। स्टैनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मुझे तो ये बात सही लग रही है ना, स्टैनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड विच इज ट्रू, 1 सेकेंड, विच इज ट्रू। उसके बाद है स्टैनिन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, क्या आपको प्लेनर दिख रहा है, किसी को भी प्लेनर तो नहीं दिख रहा नहीं मॉलिक्यूल, कैसा है ये तो टेट्राहेड्रल है, नॉट प्लेनर, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आया समझ, ठीक है। स्टैनिन क्या है, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ना कि प्लेनर मॉलिक्यूल, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, डाइनाइट्रोजन इज अ रोबस्ट कंपाउंड बट रिएक्ट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड टू फॉर्म ऑक्साइड्स। डाइनाइट्रोजन क्या है, रोबस्ट मतलब कि जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, क्यों, देखो डाइनाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्ड्स होती है, 3 बॉन्ड्स होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डाइनाइट्रोजन का। अब ये 3 बॉन्ड तोड़ना तो कितनी ही मुश्किल बात है, तो इसीलिए कैसे हो जाता है, इनर्ट, स्टेबल, ये सारी चीजें, रोबस्ट मॉलिक्यूल बोला हुआ है। तो डाइनाइट्रोजन एक रोबस्ट कंपाउंड है, बट हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या करता है, वो ऑक्साइड्स बना लेता है। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन डैमेज प्लांट्स लीव्स एंड रिटार्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसी कौन सी ऑक्साइड होती है, ऐसी ऑक्साइड होती है बच्चा NO2। कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि आपका क्या कर देती है, आपकी लीव्स और फोटोसिंथेसिस को खराब करती है, ठीक है। ये फिर से एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड भी मैं क्यों करा रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चन है ना, फैक्ट रिपीट होते हैं, कुछ ही है 2-3 फैक्ट्स, वैसे कोऑर्डिनेशन में सिस्प्लैटिन और ये ट्यूमर वाली चीज़ें रिपीट होती है, EDTA वाली चीज़ें रिपीट होती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिपीट होती है एग्जाम में मोस्टली, ठीक है। अब है डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। हाँ, अभी हम हवा में हैं,
कितना 75% अभी तो हमारा क्या है नाइट्रोजन है और इसमें 20% ऑक्सीजन है। क्या दोनों के बीच में कोई बहुत ही भयंकर रिएक्शंस हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर डू नॉट रिएक्ट ही नहीं करते वो एक दूसरे से टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन की बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है कि नहीं? ये बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो रिएक्शन होगी, तो बॉन्ड टूटती ही नहीं है। तो ये रिएक्शन बच्चा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी? मुझे देनी पड़ेगी इससे एनर्जी। अब जितनी मैं इसे एनर्जी दूंगी, है ना, उतनी ही बॉन्ड टूट जाएगी। तो इसीलिए रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसको वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। इसीलिए ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती बल्कि एज इट इज रहती है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3-। क्यों? है ना, ये बात तो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बोरॉन तो छोटू सा मॉलिक्यूल है और उसकी कोवेलेंसी मतलब उसकी मैक्सिमम बॉन्ड्स कितनी हो सकती है? 3 ही हो सकती है बोरॉन की, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स तो है ही नहीं, है ना। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि वो BF6 3- नहीं बना सकती। एंड साइज ऑफ बोरॉन इज वेरी स्मॉल। ये रीजन दिया हुआ है, ट्रू रीजन एंड योर असर्शन दोनों आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपके असर्शन का, क्योंकि उसका साइज कैसे होता है बच्चा? छोटा। अगर छोटा साइज हो गया इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि साइज ऑफ बोरॉन इज वेरी वेरी स्मॉल। अब साइज ऑफ बोरॉन को मैंने छोटा कर दिया और इसमें क्या होते हैं? d ऑर्बिटल्स नहीं होते, d ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका कौन सा कंपाउंड? p ब्लॉक बोरॉन का। ठीक है, अब है नेक्स्ट, द क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर, बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड एक्ट एज लुईस बेसिस। करेक्ट। बेरिलियम तो बच्चा किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। तो पहले आप पढ़ते थे, अब एस ब्लॉक तो आपके उड़ा ही दिया एकदम पूरा का पूरा वो, है। तो अब पर हमें एल्यूमिनियम का तो पता है, एल्यूमिनियम सेम बेरिलियम जैसा होता है बच्चा एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, क्योंकि इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है? एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ ऐसे ब्रिज फॉर्म में बना के रहता है। सॉरी, एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ऐसे ब्रिज फॉर्म में बना के रहता है एल्यूमिनियम। ठीक है, बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्ट एज लुईस बेसिस। करेक्ट। अब ये क्या बन जाते हैं? अब इनके पास एक्स्ट्रा ही इलेक्ट्रॉन आ गए ना, क्लोरीन ने भी दे दिया, इसको तो चाहिए ही नहीं थे, इसको तो 3 ही चाहिए थे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एक लुईस बेस बन जाता है, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फिर है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम and aluminium dissolve in excess alkali to give berilate and aluminate ions। इसका क्या आंसर होगा? ये फिर से थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्या है बच्चा? ये ट्रू है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया बेरिलियम, छोड़ते हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। जब मैंने एल्यूमिनियम को किस में डाला? पानी में। पानी में बोल रहा ना, एक्सेस एल्कली, सॉरी। जब मैंने AlCl3 को, 1 सेकेंड, मैंने लिया AlCl3। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने AlCl3 को डाला एल्किली में। किस में डाला? H2O में डाल दिया। तो मेरा क्या बनेगा? मेरा बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट, which oxo acid of phosphorus has the highest number of oxygen atoms present in its formula? Very important question is again, we are again back to these important questions. Oxo acids of phosphorus, oxo acids of sulfur, oxo acids of halogen, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आते थे। वैसे तो रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि कंपाउंड्स में आता है,
बट अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो पर ऑक्सो एसिड्स में क्या ही है, ऑक्सीजन है अटैच और एक हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये दोनों के रिएक्शंस तो आप रिएक्शंस ऑफ कोई भी ग्रुप में पढ़ते हो ना, तो आप यहाँ पे भी बच्चा पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, which oxo acid of phosphorus has the highest number of oxygen atoms present in its formula? सबसे पहले एक एक करके सभी के स्ट्रक्चर बना लूं मैं। पायरो के, जैसे पायरो है, पायरो फॉस्फोरस एसिड में कितना होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चा H4P2O7, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ऑक्सीजन किसी के पास भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस एसिड के पास ही सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये ऑक्सो एसिड्स ना मैंने आपको जब रिवीजन क्लास कराई ना उसमें करवाए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैं केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करा रही हूँ कि देखो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना कि बस यही बता दो किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। थोड़ा स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा, थोड़ा सा पढ़ के गए होगे तो ये 4 मार्क्स आपके हाथ में। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें क्या बतानी है, एसिडिक ऑक्साइड्स बतानी है। अब इसमें एसिडिक मैं ये बता देती हूँ सबसे पहले कि जो छोटा ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्साइड्स होती है, कम ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्साइड्स, वो या तो होंगी बेसिक या होंगी न्यूट्रल। क्या होती है, न्यूट्रल, ठीक है। तो जो छोटे नंबर के ऑक्साइड है जैसे कि है आपकी NO, फिर है N2O और फिर है CO, इसमें क्या है, छोटे नंबर की ऑक्साइड है। ये सारी ऑक्साइड होती है बच्चा न्यूट्रल। क्या होती है, न्यूट्रल। अब जो बाकी बच रही हैं आपकी जैसे कि B2O3 या फिर P4O10, कितने सारी ये हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स नहीं है, B2O3, P4O10 और आपका CO2 हायर ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्साइड्स है, इसीलिए ऑक्साइड्स होती है एसिडिक। तो ये एक और लाइन मैं हर बार लिखवाती हूँ नोट्स में भी, यहाँ पे भी लिख लो कि फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। या फिर मोर एसिडिक लिखो, वो ज्यादा एसिडिक होती है इन नेचर, ठीक है। मोर एसिडिक इन नेचर होती है हायर ऑक्साइड्स आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद द एक्सिस ऑफ फ्लोरीन इज अ। अब पूछा इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, एक्सिस ऑफ फ्लोरीन से। तो क्या बनता है, अब ब्रोमीन और फ्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे बच्चा, इंटर हैलोजन कंपाउंड ना, दो हैलोजेंस के बीच का कंपाउंड होता है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, इंटर हैलोजेंस, इंटर हैलोजेंस, है ना। अब इंटर हैलोजेंस जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है बच्चा हैलाइड। क्या होता है, हैलाइड, ठीक है। तो इसका आंसर वही हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्यूटेड एयर। ये तो सभी को पता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, पोल्यूटेड एयर में होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। एसिड रेन भी सल्फर डाइऑक्साइड से के कारण होती है। द करेक्ट एंड कंप्लीट रिएक्शन टू रिप्रेजेंट एसिड रेन कॉज्ड बाय SO2। अब SO2 बता दिया इसमें कि क्या होता है कि आपका एसिड रेन कॉज करती है SO2। तो SO2 की रिएक्शन से एसिड रेन कैसे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होगी आपकी एयर में होगी तो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, और अगर रेन है मतलब वाटर भी होगा कि नहीं होगा, तो इन सब से रिएक्ट करके वो बना लेती है H2SO4। क्या बना लेती है, H2SO4। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन होता है जो कहीं पे होगा, ये रहा। दिस इज द करेक्ट आंसर D1। SO2 एयर और वाटर दोनों से रिएक्ट करके एसिड बना लेती है विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, और वो क्या होती है आपकी, वही होती है एसिड रेन। जिससे आपका ताजमहल काला पड़ रहा है, वो मार्बल काला पड़ रहा है ना, तो वो क्या है, एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट, अमंग द गिवन हाइड्रोजन ऑक्साइड्स द नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग N-N बॉन्ड।
अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है चीज है आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैसे बनाऊंगी मैं, 1 सेकेंड। अब इन सब के ना स्ट्रक्चर्स बना बना के देखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले N2O बनाया, N2O का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, ये होता है N2O का वन स्ट्रक्चर। 1 सेकेंड, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस प्रकार हो गया N2O का। अब क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है इस स्ट्रक्चर के, N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे आ जाता है O। इससे क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है ये स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है आपका N2O3, तो N2O3 बनाती हूँ। अब वो कैसे होगा, 2 N मॉलिक्यूल्स होंगे और इससे लगे हुए आपके 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक इधर एक इधर और एक इधर, तो ये क्या बन गया, N2O3 बन गया। सिमिलरली ये भी आपका कैसे रहता है, ऐसे इक्विलिब्रियम में रहता है विद N यहाँ पे लगा देती हूँ, आई गेस ये सही, अच्छा ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है N2O, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका N2O4, यही है ना, N2O4 होता है, एक N एक और N, यहाँ पे क्या किया, N डबल बॉन्ड O, N2O, ये हो गया N2O3। अब मैं क्या बना रही हूँ, N2O4 इस प्रकार होगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये इक्विलिब्रियम में होगा बच्चा इसके N यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है, पहली बात। दूसरी बात मैंने समझाए हैं बहुत अच्छे से, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना। N2O4 के बाद N2O5 का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार, ये N है, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी और बाकी का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा जो अभी तक बनाया, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा N2O5 का। अब इसमें क्या पूछा है, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग NN बॉन्ड, किस किस में NN बॉन्ड है, 1 2 3 है कि नहीं, 3 कंपाउंड्स में NN बॉन्ड है, तो आंसर हो गया बच्चा आपका 3। कर दूं 3 में ही है ना, इसमें तो नहीं है, इसमें तो NON बॉन्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ, सल्फर के ऑक्सो एसिड पे आ गए हैं हम। ऑक्सो एसिड का मतलब है ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर का है तो सल्फर भी होगा, एसिड है तो H होगा साथ में, ठीक है। द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन S इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसा कौन सा है, तो ऐसा आपको याद ही रख लो, एक होता है H2SO3, ये वाला ना जो पहले वाला वही है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, H2SO3 मतलब S डबल बॉन्ड S, ऐसे हो जाता है। अब इस S से क्या लगा होगा, मैंने क्या बताया था, एक OH तो होगा ही होगा, तो वो लगा दो, एक डबल बॉन्ड O होगा, एक होगा OH, ठीक है। अब कितना बच गया, एक H बच गया, तो एक H मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, है ना, और इसकी +6 और इसकी है -2, तो दो सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच इज H2SO3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक सल्फर है -2 में, दूसरी सल्फर है +6 में, तो हमें याद ही रख लो, ये तो H2SO3 में क्या होता है, आपका सल्फर की 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the pentavalent oxide of group 15 element E2O5 is less acidic, है ना, than trivalent E2O3 of the same element। इसमें बोला है कि क्या E2O5 less acidic होती है than your E2O3, which is a wrong statement। मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता जाएगा आपके किसका, एलिमेंट का, उतनी एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या लिखा है, उल्टा लिखा है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। E2O5 मोर एसिडिक है देन E2O3, याद रखना ये है एसिडिक कैरेक्टर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, करेक्ट।
अब देखो, द एसिडिक नेचर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ग्रुप ऑफ 15 E2O3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या E2O3 का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना वैसे वैसे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब कि बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज होती है, विच इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। एज यू गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ग्रुप में, तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बच्चा हो जाता है डिक्रीज, किसका, ऑक्साइड्स का। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका मेटल क्या बनता जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर आता जा रहा है ना। तो मेटालिक ऑक्साइड्स होती है बेसिक, ना कि एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। फ्लोरीन फॉर्म्स 1 ऑक्सो एसिड। ट्रू, फ्लोरीन एक ही तो HOF ही तो फॉर्म करता है, HOF, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, fluorine has smallest size among all halogens and is highly electronegative. True, this is also a true statement। दोनों की दोनों true statement है कि फ्लोरीन बहुत ही छोटा एलिमेंट है और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज व्हाट, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज योर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following elements is considered as a metalloid? अब मेटेलॉइड कौन सा है इसमें से, मुझे ये बता दो। मुझे तो दिख रहा है स्कैंडियम। स्कैंडियम कौन से इसमें आता है, स्कैंडियम किस में आता है, सॉरी, स्कैंडियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या हो गया, मेटल हो गया। दिस इज अ मेटल। लेड इज ऑल्सो अ मेटल, लेड तो मेटल होती है, ये भी मेटल है। बिस्मुथ भी तो मेटल है, एकदम लास्ट में आती है बिस्मुथ, ये भी मेटल है। तो टेलुरियम होती है बच्चा आपकी मेटालॉइड। क्या होती है, मेटालॉइड। सो टेलुरियम इज द करेक्ट आंसर। टेलुरियम कौन से ग्रुप में आती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ग्रुप 16 में आती है। ग्रुप 16 का क्या है, मेटालॉइड। ठीक है, तो ये चीजें भी देखो, इतनी इजी चीजें पूछी गई थी, 2022 का क्वेश्चन है ये, इजी। नेक्स्ट, द ऑक्साइड विच कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो छोटे मोटे से रिएक्शन से आ जाते हैं कि अगर इसमें एसिडिक मीडियम होगा तो क्या है, ये होगा तो क्या है, पर बहुत बेसिक। दूसरी चीज, ट्रेंड से आ रहे हैं कि कौन सा एसिडिक है, E2O3 ज्यादा एसिडिक है, E2O5 ज्यादा एसिडिक है, रिड्यूसिंग नेचर बता दो। तो ये सारे ट्रेंड्स के क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन है आपके ऑक्सो एसिड्स में से या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में से, इन सब में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबकी स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, समझ आ रहा है, बहुत ही जरूरी है स्ट्रक्चर्स जानना। अब द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम में किसके पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पूछा गया है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो सभी को पता है कि N2O के पास होता है कि नहीं होता, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है आपका NO2 के पास। इस तरीके से होता है N, यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाता है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाता है आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है, किसके पास है ये, NO2 के पास, विच इज योर बी ऑप्शन। NO2 के पास होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, अब इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे आया, एक ऑक्सीजन के पास तो क्या है, डबल बॉन्ड लगा दी, दूसरे ऑक्सीजन को इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते, डोनेट। डोनेट का साइन है ना, कौन सी बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, केवल और केवल नाइट्रोजन दे रहा है। तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए वो हो जाती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इन NO2। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1, है ना। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी, एज आई गो डाउन द ग्रुप, क्या क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी वैसे वैसे मुझे पता है कि छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है कि नहीं होती, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए, बड़े एलिमेंट्स के लिए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1 स्टेबल होगा थैलियम के लिए,
जो कि मुझे यहीं पे दिख रहा है आंसर। तो आंसर इज योर दिस थालियम वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज, अब इसका क्या निकालना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, वो भी तो हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चा। अब मुझे ये पता है कि जो ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, पहले वो लिख दो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स है एक ग्रुप में, इस तरीके से अरेंज्ड है। अब सबसे पहले H2O की बात कर लेती हूँ। अगर मेरा हाइड्राइड बनेगा H2O, जब मैंने H2O बनाया तो H2O में क्या प्रेजेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं H बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस वाटर में तो बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो H2O का तो हाईएस्ट होगा, तो 1 2 3 ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसने बोला है कि अरेंज करना है, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा कि जो बड़ा एलिमेंट है, बड़ा कौन सा है, टेलुरियम, पोलोनियम तो यहाँ दे नहीं रखा, तो टेलुरियम तक की बात कर लेते हैं। तो टेलुरियम क्या है, बड़ा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट के पास क्या होगी, ज्यादा वैंडर वॉल फोर्स होगी, जितनी वैंडर वॉल फोर्स होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा उतना ही हाई। मतलब सबसे ज्यादा तो अभी भी वाटर का ही है, किसका है, वाटर का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद आ जाता है आपका टेलुरियम का, किसका आ जाता है, टेलुरियम का। उसके बाद आ जाता है आपका सल्फर एंड सेलेनियम, फिर है H2S एंड देन योर H2Se। ऐसा क्यों हुआ आप दोबारा से, क्योंकि बच्चा टेलुरियम में कौन से ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, F ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। F ऑर्बिटल्स आने की वजह से इसका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो आपका H2Se है उसमें क्या आ जाते हैं, D ब्लॉक के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर, इवन दो उसमें D ब्लॉक के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, उसका साइज छोटा होता है, पर फिर भी सल्फर का साइज उससे और भी टाइटली हेल्ड है। छोटे की बात नहीं कर रहे, टाइटली हेल्ड की बात कर रहे हैं अब। तो जो जितना टाइटली हेल्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, फिर टेलुरियम, फिर सल्फर एंड देन सेलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट, PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट। सिंपल है ना, फॉस्फोरस में क्या है, D ऑर्बिटल्स है ना, फॉस्फोरस में D ऑर्बिटल्स है, नाइट्रोजन में नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या होती है, डज नॉट हैव D ऑर्बिटल्स, so B ऑप्शन इज करेक्ट। नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल्स नहीं है, इसीलिए वो Cl5 नहीं बना सकती का स्ट्रक्चर, वो सिर्फ NCl3 बना सकती है। क्या बना सकती है, ट्राइहलाइड्स। पेंटाहलाइड्स सिर्फ कौन बना सकते हैं, जिनके पास क्या हो, D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर B2H6 फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब आपको B2H6 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। In B2H6 all BH bonds are equivalent. In B2H6 there are 4 3 center 2 electron bonds. So B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का, ये B है, ठीक है। यहाँ पे लगी होगी 1 2H, यहाँ पे एक और B है, यहाँ पे 1 2 3 4H हो गई, बाकी की 2H ऊपर नीचे ऐसे लगी होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, कितनी है इसमें, कितनी दिख रही है, मेरे को तो 2 ही दिख रही है, तो 2 ही हुई ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो ये आधा तो एकदम गलत हो गया, 4 कहाँ से है, गलत है। B2H6 इज अ लुईस एसिड। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिख रही है आपको, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिख रही है, हाँ दिख रही है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 सेंटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज अ लुईस एसिड। B2H6 इज अ लुईस एसिड, करेक्ट। B2H6 कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बोथ BF3 एंड NaBH4। तो सिंथेसिस हमने छोड़ा है, स्किप किया है, क्योंकि आपके कोर्स में अभी सिंथेसिस या प्रोडक्ट्स की या फिर जो भी कंपाउंड्स का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने बोला कि केवल ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। वैसे तो B2H6 भी कंपाउंड्स में आता है, पर फिर भी किसमें है, ये हाइड्रोजन और बोरॉन का एक कंपाउंड है, इसीलिए मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज स्किप कर दो एक बारी। एंड B2H6 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, गलत, ये प्लेनर है,
दिस इज नॉट प्लेनर। ये वाला जो B2 और ये B के साथ दो ये बॉन्ड्स और B के साथ वो बॉन्ड्स क्या है, वो प्लेनर है, वो क्या एक प्लेन में है। बाकी जो दूसरी हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है और जो लास्ट वाली हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है। तो क्या ये नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल ट्राइहलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल ट्राइहलाइड कौन सी होगी, ऑब्वियसली NF3 होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन छोटू है तो वो छोटू के साथ ही क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा विच इज फ्लोरीन। बड़े वाले एटम्स के साथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो थोड़ा सा ना बेसिक दिमाग से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन छोटू है तो वो छोटू एटम के साथ ही अच्छी बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए NF3 क्या हो गया, इसका स्टेबल हलाइड हो गया, स्टेबल ट्राइहलाइड। नेक्स्ट, which of the following currently represents the order of stability of oxides? ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी करेक्टली कौन रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा गया है। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। देखो इसमें ना ऑक्सीजन कैसा, जैसे हाइड्रोजन है ना वो छोटू ग्रुप है, ऑक्सीजन छोटू है मानती हूँ, पर फिर भी ऑक्सीजन कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा ग्रुप है। तो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इस प्रकार होती है कि सबसे बड़ा वाला आयन की सबसे ज्यादा होगी आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, इस प्रकार से होगी इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, विच इज योर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी फोर्थ नंबर, नॉट दिस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ नॉट दिस, नॉट दिस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करेक्ट कर लो ये चीज, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्यों, क्योंकि देखो कैसा होता है, ये वाला 17th ग्रुप में होता है हमारा फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन, फिर होता है एसिटाइन, इस तरीके से होता है। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ब्रोमीन क्या है, मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है। तो ड्यू टू अ रीजन जिसको बोला ये जाता है कि मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल का उसको श्राप है, इसीलिए क्या हो जाता है, उसकी कुछ कुछ रिएक्शंस में उसकी रिएक्टिविटी हो जाती है कम, जैसे यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज हो रही है। नेक्स्ट, the number of S double bond O bonds present in sulfurous acid, peroxodisulfuric acid and pyrosulfuric acid respectively are, ये पूछा गया है कि कितनी S double bond O bonds सल्फ्यूरस एसिड में प्रेजेंट होती है, किसमें, सल्फ्यूरस एसिड में कितनी S डबल बॉन्ड O प्रेजेंट। तो सल्फ्यूरस एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO3 होता है। 1 सेकेंड, ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। सबसे पहले सल्फर लिखो, सल्फर से क्या जोड़नी है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, जोड़ दी। अब एक OH जोड़ दो, जोड़ दिया। तो अब मेरी 2 ऑक्सीजन तो खाली हो गई। अब मेरे पास फिर से एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन भी बची है, तो यहाँ पे OH लगा दिया, है ना। तो क्या मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, H2SO3। क्या मेरा H2SO3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हाँ। पर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा इसके पास। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड में S डबल बॉन्ड हो कितने हुए, 1 हुए। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 4th हो सकता है या 2nd हो सकता है। नेक्स्ट, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चा जब भी पर ऑक्सो आए, पहले क्या लिखा हुआ है, डाई मतलब कि 2 सल्फर तो लगाने है, डाई सल्फ्यूरिक है। पर ऑक्सो का क्या मतलब है कि आपको कितने ऑक्सीजन लगा देनी है, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा देनी है। जैसे कि यहाँ पे लगाया 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे लगाया 2 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड O के साथ मुझे क्या लगाना है, OH ग्रुप्स लगाना है। OH ग्रुप्स लगा देती हूँ, OH, यहाँ पे भी लगा दी मैंने OH, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास होता है एक और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। सो दिस इज योर परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का डबल कर दिया, H2 तो H2 ही है, S2 कर दिया और O कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 O कर दिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, H2S2O6।
दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एस डबल ऑन दो बॉन्ड्स कितनी है, 2 ही है, नहीं 4 हैं, तो 4 है, मतलब कि फोर्थ वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक में डबल बॉन्ड हो 4 है। एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो और भी इजी है, पायरो में क्या होता है, फिर से जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन लगाए, पायरो में मैं क्या करती हूँ, एक ही ऑक्सीजन लगा देती हूँ, ऐसे करके पायरो हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया कि OH ग्रुप्स लगेंगे, है ना, पर पायरो में लगा दूँ 2 OH ग्रुप्स, यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे एक OH ग्रुप, सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बना किससे, चाहे वो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे पायरो हो, बना तो वो H2SO4 से ही है, ठीक है। पायरो में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग गया, मतलब परऑक्सो में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग गया, और पायरो में वो एक ही रहा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following molecules strongest back donation of an electron pair from an halide to boron is expected। अभी मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे जैसे आपका जैसे बोरॉन है ना, वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, बोरॉन इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, क्योंकि बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब वो क्या करता है, अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका क्या करा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, BF3 इसके अटैच करा दिए मैंने। अब जब BF3 मैंने अटैच कराए, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने बैक बॉन्डिंग के थ्रू बोरॉन को दे देगा। इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। ही स्ट्रॉन्ग किस में होती है, जिसमें 2 सिमिलर साइज के मैं एटम्स दूंगी और उन दोनों एटम्स को मिला दूंगी, और एक के पास हो गया कम इलेक्ट्रॉन्स, एक के पास होंगे ज्यादा, तो ज्यादा वाले कम को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्यों, और वो कौन से बॉन्डिंग की वजह से देगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से देगा, ठीक है। और जितना सिमिलर साइज होगा उतना ही बढ़िया आपका क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट हो गया BF3 इज द आंसर। BF3 स्ट्रॉन्गेस्ट पी पाई बैक बॉन्डिंग करेगा। फिर क्लोरीन क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल, तो वहां पी पाई की जगह पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन पॉलीथायोनिक एसिड X is equals to 3 to 5 the oxidation state of sulfur is। अब आप देखिए कि क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कैसे हो रहे हैं, 21 तक पहुंच चुके हैं, हमने सारे क्वेश्चंस निपटा दिए, क्योंकि एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं, या तो यूजेस से पूछ लेंगे, या फिर ऑक्सो एसिड्स नाइट्रो से पूछ लेंगे, या थोड़े बहुत ट्रेंड्स पूछ लेंगे, और जो रिएक्शंस है ना वो आएंगी अगर एक एग्जाम में, जो आप एग्जाम देने जाओगे, मोस्टली एक या दो आ सकती है, बाकी नहीं आएंगी, 2 भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार में एक पेपर में क्या आती है, एक ही आती है रिएक्शन तो मोस्टली, और दूसरी अगर रिएक्शन आएगी तो वो बहुत इजी, बेहद इजी रिएक्शन की आप बेसिक केमिस्ट्री लगा के भी वो रिएक्शन क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब देखो, इन पॉलीथायोनिक एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, क्या होती है पॉलीथायोनिक एसिड में, देखो जब भी हमने पॉलीथायोनिक एसिड पढ़े थे, मैंने बताया था 0 to +5 में कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है, 0 to +5 में कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। अब ये देखो कितने नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, जब मैं PCl5 का क्या करवा रही हूँ, हाइड्रोलिसिस, तो PCl5 का हाइड्रोलिसिस करा के क्या बनेगा, में तो फॉस्फोरस ऑक्साइड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा मेरा POCl3, बन गया POCl3 का मैंने और हाइड्रोलिसिस करवाया तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे H3PO4 and HCl। ये बनेगा H3PO4 and HCl।
अब इसमें कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि अलग से हाइड्रोजन है, तो मैं स्ट्रक्चर बना के देख लेती हूँ। क्या बोला था मैंने फास्फोरस के स्ट्रक्चर बनाने से पहले? एक फास्फोरस लिखना है, फिर एक डबल बॉन्ड O मैंडेटरी है और एक सिंगल बॉन्ड OH मैंडेटरी है, लिख दिया। अब मेरे पास कितने H और कितने O बचे? मेरे पास दो यूज करें, 2 O बचे हैं और एक H और बचा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, लगा दिया। अब मेरे पास एक और H बचा और एक और O बचा है, तो मैंने यहाँ पे फिर से OH लगा दिया OH। तो अब मेरा ये कंपाउंड कैसा हो गया? मेरा ये कंपाउंड हो गया आपका जो हाइड्रोलिसिस के बाद। अब इस कंपाउंड में क्या कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन दिख रही है? मतलब कि क्या कोई पीएच बॉन्ड दिख रही है? नहीं दिख रही ना, नो पीएच बॉन्ड, देयरफॉर नो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब आंसर हो गया 0। कोई भी हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं है, सिर्फ पीएच बॉन्ड्स होते हैं आयोनाइजेबल, याद रखना, ओनली पीएच बॉन्ड्स आर आयोनाइजेबल, ठीक है। अब सिंपल से क्वेश्चन देखो, चाल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स कौन किसको कहते हैं? निकोजेंस बोलते हैं ग्रुप 15 को, चाल्कोजेंस बोलते हैं ग्रुप 16 को। सिंपल। ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। मुझे बी ऑप्शन एकदम सही लग रहा है तो बी कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। अब करते हैं द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ClF क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड। आपको एक बात समझनी है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो इंटर हैलोजेंस होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं? जो इंटर हैलोजेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव। रिएक्टिव होने का क्या मतलब है कि उनकी बॉन्ड जल्दी से टूट जाती है, बल्कि जो हमारा Cl2 हमें अभी मिलता है वो क्या होता है? जल्दी से नहीं टूटता, ठीक है। तो ये क्या, Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इंटर हैलोजेंस होते हैं मोर रिएक्टिव। वैसे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा होता है कि फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल इज द मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आता है आपका ClF, उसके बाद आता है Cl2, दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन हाइड्रोलिसिस ClF फॉर्म्स HOCl and HF। क्या हाइड्रोलिसिस करने से ClF HOCl और HF बना रहा है? हाँ बना रहा है, ठीक है। उसके बाद F2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो पहली वाली होगी, तो हम आगे क्यों पढ़े, बाकी सब सही लिखा है। F2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फ्लोरीन तो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो 1 है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स क्या है? सही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन क्लोरस, क्लोरिक एंड पेंटाक्लोरिक एसिड। अब हम 17th ग्रुप के ऑक्सो एसिड्स पे आ गए। अब ये पूछ रहा है कि क्लोरस, क्लोरिक और पेंटाक्लोरिक एसिड में कितनी Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं? तो क्लोरस एसिड क्या होता है बच्चा? होता है Cl डबल बॉन्ड O OH, ये होता है क्लोरस एसिड। क्या है ये? क्लोरस एसिड, ठीक है। ये क्लोरस एसिड है, यहाँ पे अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। नेक्स्ट क्या है आपका? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक में क्या, एक और OH लगा देती हूँ, लगा दूँ, एक ये Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गई OH और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा आपका लोन पेयर। दिस इज योर क्लोरिक एसिड। क्या है ये? क्लोरिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? पर क्लोरिक एसिड विच इज HClO4। पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4। दिस इज योर पर क्लोरिक एसिड। अब क्वेश्चन क्या था कि कितनी ClO बॉन्ड्स क्लोरस में कितनी है? 1, क्लोरिक में है 2 और पर क्लोरिक में है 3, तो आंसर हो गया नंबर 4। आया समझ? इजी लग रही है चीजें? इजी लग रही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट?
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जो आसानी से आपका H प्लस दे देगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो आसानी से H दे देगा उसका क्या मतलब है, जो जितना बड़ा एटम होगा और H छोटू सा एटम है तो वो बड़े एटम के साथ क्या बनाएगा, लॉन्गर बॉन्ड और मतलब वीकर बॉन्ड बनाएगा, छोटे एटम के साथ वो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और शॉर्टर बॉन्ड बनाएगा। तो अब इसमें से बड़ा एटम ढूंढो, ये कौन सी सीरीज चल रही है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, वही चल रही है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंटीमनी एंड बिस्मुथ। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ तो साइज क्या हो रहा है, मेरा साइज हो रहा है इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्ड बनाएगा, वीकर बॉन्ड बनाएगा, तो वीकेस्ट बॉन्ड होगी आपकी बिस्मुथ की हाइड्रोजन के साथ, सो दिस विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आज समझ, जो आसानी से H प्लस दे देगा वो क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कुछ रटने की जरूरत है ट्रेंड्स, मुझे तो लगता है ट्रेंड्स याद रखना ज्यादा इजी है रिएक्शन से, रिएक्शन तो फिर भी लिख लिख के देखनी पड़ेगी, ट्रेंड्स तो समझ आ रहे हैं ना समझ। अब देखो, the species given below does not show disproportionation reaction, this is the last question of this chapter। आज हम इतने ही करने वाले हैं, हमने सारे तरीके क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन दिखाता है बच्चा, यहाँ पे लिख देती हूँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो दिखाते हैं जिनके पास जो एलिमेंट के पास एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिस भी एलिमेंट के पास होगी वो आपकी क्या दिखाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है जब सेम ही एलिमेंट का क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल E जो है मेरा, कोई भी एलिमेंट है E मेरा एलिमेंट है, सपोज वो मेरा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो मेरा है +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसकी टेंडेंसी है कि ये +3 भी बन सकता है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन करवा सकती हूँ तो ये E+3 में बन सकता है। और इसकी टेंडेंसी है कि सपोज करो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, E = -1, ये भी हो सकती है। तो अब क्या कराया मैंने, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही का हो रहा है, विच इज योर E+1 का, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब एक ही का मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ एक ही कंपाउंड में होता है, उससे बोलते हैं हम क्या, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब इसमें से कौन नहीं दिखाएगा बेटा, जो अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं वो कभी भी क्या नहीं दिखाते, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाते। लिख दो, नेवर शोन बाय एलिमेंट्स which are in highest or lowest oxidation state, सॉरी, तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो वाले एलिमेंट्स नहीं दिखाते। अब इसमें देखो BrO4- मुझे देख के ही पता चल रहा है, इसमें ब्रोमीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7, ये इसकी क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की, है कि नहीं। तो ब्रोमीन यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ना। तो अब ये डिसप्रपोर्शनेशन कैसे दिखाएगा, क्योंकि ब्रोमीन की अगर +5 में होता, अगर सपोज ब्रोमीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, +5 में, तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी थी कि मैं +7 में भी चला जाऊं और मेरे पास पॉसिबिलिटी मैं +3 में भी चले जाऊं, तो इसके पास पॉसिबिलिटी मैं दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ। इसके पास तो नहीं, ये तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो इसका कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, 3 स्पीशीज क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि एक ही स्पीशीज का मैं रिडक्शन भी करवा दूं और ऑक्सीडेशन भी करवा दूं, उसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बाकी सबका हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल BrO-, यहाँ पे लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे
जैसे मैंने लिखा BrO माइनस, इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाई दे रही है? मुझे तो दिखाई दे रही है कितनी, यहाँ पे हो जाएगी -2 और -3 +3 दिखाई दे रही है सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ब्रोमीन जा सकता है किसमें? +5 में जा सकता है। सिमिलरली जा सकता है ब्रोमीन अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? ब्रोमीन 0 भी बन सकता है ना? तो इस प्रकार से अगर दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी का पॉसिबल है तो वही आपका क्या दिखाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपको आज की क्लास इंफॉर्मेटिव, फुल ऑन इंफॉर्मेशन लगी होगी, क्योंकि यही मकसद है फुल ऑन इंफॉर्मेशन बनाए रखने का एंड आपकी तैयारी जल्दी जल्दी कराने का। तीव्र गति से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, तो आपको पैटर्न पता चल गया। ये भी पता चला कि यार मेरे से अटेम्प्ट हो भी रहे हैं कि नहीं। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना तो दिमाग इधर उधर जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट दिमाग खोलने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हर तरफ से क्वेश्चन एक साथ आएंगे। ऐसे तो नहीं आएंगे 13th ग्रुप का है, 14th ग्रुप का, 15th ग्रुप से नहीं आएंगे, एक साथ आएंगे। तो दिमाग खोल के अच्छे से आराम से एग्जाम दे देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।